का अपने यूट्यूब चैनल टॉप जनरल नॉलेज में आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण एक्ट और उनकी बेसिक कुछ जानकारियाँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि पहला एक्ट दिया है रेगुलेटिंग एक्ट, ये हुआ था 1773 ईस्वी में। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। इसका महत्व जानना है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। दूसरा उद्देश्य इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। और तीसरा उद्देश्य है इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो इसका सन याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो सन है 1773 ईस्वी। अब इसकी कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो ये पहला एक्ट है जिसके द्वारा गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया गया था तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया था। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम लॉर्ड गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। अगला है इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिससे गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। कुछ अगली विशेषता है इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में सन 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किस जगह पर उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये कहाँ की गई थी? ये कलकत्ता में की गई थी। और कब की गई थी? सन 1774 में की गई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे सर एलिजा इम्पे, और 3 जो न्यायाधीश थे ये चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। और है कुछ जानकारी इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। अगली विशेषता है इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कंपनी पर नियंत्रण कैसे सशक्त किया गया, तो आंसर में आएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त किया गया था। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया था। अगला एक्ट है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये कब हुआ था? सन 1781 ईस्वी में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। जैसे पूछ लिया जाए कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट का प्रावधान किया गया था, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में किया गया था। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। अगला है ये सारे के सारे महत्वपूर्ण एक्ट हैं। सन 1784 ईस्वी में द पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। पहले था सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इस जो व्यापारिक मामलों के लिए था, और दूसरा बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक मामलों के लिए था। अगला है सन 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, बहुत महत्वपूर्ण है।
इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। अगला है चार्टर अधिनियम 1813 में। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ किसी अन्य देश जो आसपास भारत के पड़ोसी देश हैं उनके साथ व्यापार बनाए रखने के लिए 20 वर्षों तक वो एकाधिकार प्राप्त होता रहा उनको। तो कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। अगला है पॉइंट दिया गया है 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ईसाई और पादरियों को आने की जो अनुमति थी वो कब मिली, तो ये सन 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई थी। अब अगला है सन 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक आधिकारिक पूर्णता समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत पर शासन करना रह गया था, व्यापार करना प्रतिबंध कर दिया गया था। तो पूछा जाए किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश कंपनी का भारत में व्यापार करना प्रतिबंध कर दिया गया था, तो सन 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता बताई गई है कि इसका उद्देश्य केवल भारत में अब ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत पर शासन करना रह गया था। अगला पॉइंट दिया गया है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कहाँ के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये लाइन याद रखना। अगला पॉइंट दिया गया है बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। सारे की सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक आपको याद ना हो जाए तब तक इसको देखना, आपको याद हो जाएगा। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। अगला पॉइंट दिया गया है भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। ये भी इसी अधिनियम के तहत किसी को दास बनाना, जिसको हम लोग सर्वेंट बोलते हैं, इसको विधि के विरुद्ध बताया गया इसी एक्ट के तहत। तथा 1847 ईस्वी में उसका उन्मूलन भी कर दिया गया। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराया जाने का बंद किया गया। इस अधिनियम में ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को कंपनी के अधीन काम करने के लिए ना तो उसका धर्म देखा जाएगा, ना तो उसका जन्म देखा जाएगा, ना तो उसका वंश देखा जाएगा और ना ही उसका रंग देखा जाएगा। ये इसमें बंद किया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। अगला पॉइंट है भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। सन 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि का गठन किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट दिया गया है। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया, तो सन 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। सन 1853 का चार्टर अधिनियम अगला है ये। अब इसकी थोड़ी जानकारी लेते हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में
मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। अब पूछा जाए मैकाले समिति की नियुक्ति कब की गई, तो ये कब की गई, 1854 में। ये वीडियो बेसिक बनाया गया है, पर इसके अंदर आपको MCQ टाइप से क्वेश्चन बहुत सारे दिए गए हैं, तो आप इसे ध्यान से पढ़ें तो आपको ये समझ में आएगा। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। देखिए यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, आप लोग इसको भी याद रखना। अगला है सन 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं हैं कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। सर यहाँ पे कानून दिया गया होगा। भारत में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। अगला है भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। आपको ये याद रखना है, मुगल सम्राट के पद को कब समाप्त किया गया, तो किस एक्ट के तहत किया गया, तो आपको याद रखना है 1858 एक्ट नहीं सॉरी अधिनियम के तहत। तो ये 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत समाप्त किया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर समाप्त कर दिया गया। अभी ये पॉइंट है कि सन 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। याद रखना है आपको। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश शासन के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में हो। तो यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। यहाँ पे भारत परिषद अधिनियम दिया गया। इस अधिनियम की विशेषताएं हैं, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। किसके द्वारा किया गया, ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ कब से हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो ये लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में हुआ। गवर्नर जनरल की पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो यहाँ पे ये पॉइंट निकल के आता है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्राप्त की गई, तो ये 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत प्राप्त हुई थी गवर्नर जनरल को। अगला है, ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीय को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। नोट दिया गया यहाँ पे। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। ये पहली बार हुआ था, इस पॉइंट को याद रखना। अगला है 1873 ईस्वी का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 जनवरी सन 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। तो पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार कब भंग किया गया, तो 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को
पहली बार 1873 का अधिनियम के तहत भंग किया गया था। अगला है शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को यह घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। अगला है, अब यहाँ पे पूछा जाए महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया, तो 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को घोषित किया गया था। अगला है 1892 ईस्वी को भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अब पूछा जाए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, तो ये सन 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत हुई थी। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी के प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने और बहस करने की शक्ति कब दी गई और किस अधिनियम के तहत दी गई, तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत दी गई। अगला है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार जिसको कहा जाता है। तो ये है पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का बंद किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी। इस प्रकार इस अधिनियम में सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता निर्वाचन का के जनक के रूप में जाना जाने लगा। अब यहाँ पे बहुत ही बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कहा जाता है। अगला है भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के परिषदों में नियुक्त की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। अब पूछा जाए वायसराय की कार्यपालिका के प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। उन्हें विधि सदस्य माना गया। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले मिंटो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।